हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट में एनसीईआरटी के सार एसएसटी के लिए आपका जो क्लासेस हो रही हैं, आज उसका चैप्टर 7 है, राज्य से साम्राज्य। प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले और लोगों को भी बेनिफिट हो। आप जानते हैं, आपने जिन्होंने भी क्लासेस ली हैं वो समझते होंगे कि आपको काफ़ी डीप में ही समझाया जा रहा है, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके। तो चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। रोशन के रुपए। तो यहाँ पर रोशन की बात हो रही है, तो देख लीजिए, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। ये तो उनके लिए एक्टिविटी है। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। आपने देखा होगा ना, शेर बने होते हैं, उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो ये हम आप जो हैं चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। इतिहास में महानतम राजाओं में एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अशोक की बात हो रही है, जो कि बहुत ही महान राजा रहे हैं। इसके पहले कि हम ये जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है, मतलब लोगों के तो राज्य कहे जाते थे, बट अशोक का राज्य साम्राज्य कहा जाता था। क्यों? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ठीक है, उस साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ पर हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो उसकी स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की है? 2300 साल पहले। उनके जो मंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। देखिए, आजकल अर्थशास्त्र क्या है? एक इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स बोलते हैं ना, अर्थशास्त्र, उसमें अर्थ के बारे में, यानी रुपए पैसों के लेन देन, बैंकिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। बट चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है? वो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, जिसको आजकल हम लोग पॉलिटी बोलते हैं, बट वो चाणक्य के टाइम पर अर्थशास्त्र कही जाती थी। अर्थशास्त्र उन्होंने ही लिखी थी। ओके, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिसमें इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में था। ठीक है, वंश देखते हैं। वंश क्या है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं और उन्हें एक ही वंश कहा जाता था। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की नींव किसने डाली है? चंद्रगुप्त ने डाली है। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार राजा बना है, फिर बिंदुसार के बाद में बिंदुसार का पुत्र अशोक राजा बना। ओके, तो ये 3 ही इस वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक है, कौन मार्ग था? तक्षशिला था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल, तत्व का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। आपने देखा ही होगा कि भारत में आप थोड़ी दूर पर चले जाएंगे तो वहाँ की भाषा भी अलग होगी, वहाँ का रहन सहन, खान पान, कपड़े, व्यवसाय, ठीक है, लगभग अलग ही होगा। ओके, जिन जगहों पर अशोक ने शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ, तो नाम आप रहने दीजिए, अभी आप रेड जहाँ पर बना हुआ है पॉइंट, वहाँ पर वो पूरा अशोक का साम्राज्य था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कांधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, खलसी, मेरठ, टोपरा, बहापुर, ठीक है, गुज्जर, उज्जैन, गिरनार, पनगुरिया, सांची, काफ़ी जगह है यहाँ पर। देखिए, रामपुरवा, लौरिया, राज, पाटलिपुत्र, सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, धौली, जौगढ़, सोपरा, सन्नती, मस्की, यरगुड़ी, ब्रह्मगिरी। ठीक है, तो ये वो जगह हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं कि राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे,
साम्राज्य जो है वो बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए एक बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती थी, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा होता था तो उन्हें कर की भी आवश्यकता होती थी। भाई जितने वो कर्मचारी रखेंगे तो उनको उतना ही तो जो पे करना होगा उतना ही उनको सैलरी देनी होगी। ओके, चूँकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके में गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, राजा तो स्वयं कार्य करेगा नहीं, वो क्या करेगा, अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। ठीक है, मतलब राजा के अलग जासूस लगे हैं वो अलग, और अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो अलग। ऐसा ना हो कि अधिकारी भी करप्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, तो इस वजह से राजा ने उनके पीछे भी जासूस लगा रखे थे। ठीक है, इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो यहाँ पर तक्षशिला और उज्जैन क्या है, प्रांतीय राजधानियाँ हैं। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। ठीक है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके अलावा इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों के पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। पहले क्या था, जलमार्ग ही सबसे ज़्यादा सस्ता और सुगम रास्ता माना जाता था। ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम किस लिए, कंबल के लिए। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। ठीक है, नजराना क्या होता था, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। कर क्या होता था, नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, और नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। ठीक है, गिफ्ट समझ लो आप, नजराना मतलब गिफ्ट, कर मतलब आप ज़बरदस्ती किसी से फीस ले रहे हो। ठीक है, कर टैक्स तो आप लोग जानते ही होंगे, नजराना गिफ्ट समझ लीजिए। ओके, कि व्यक्ति स्वेच्छा से आपको दे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा इसका विवरण दिया। तो सबसे जहाँ पर अभी हमने लाइन की है ना, अंडरलाइन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कहाँ से आया, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है, इन्होंने अपना जो यात्रा जो विवरण है वो लिखा है, उसको इंडिका नाम से कहा जाता है। ठीक है, किस नाम से लिखा है, इंडिका, याद रखिएगा। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्होंने एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। ये सब क्या है, मेगास्थनीज लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में। ठीक है, उसका कुछ अंश है जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करें। उन्हें खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये पूरा इन्होंने मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। ओके, और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र और पटना के बारे में क्या लिखा है वो भी आपने देखा, राजा सम्राट के बारे में क्या लिखा वो भी आपने यहाँ पर देखा। पुस्तक याद रखिएगा, कौन सी है इनकी पुस्तक, इंडिका है। ओके, अब देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक जो थे बहुत ही अनोखे सम्राट थे। इन्होंने मौर्य वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक यही रहे हैं। ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता पर अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, तो ये वाली जो लाइन है इसको आप याद रखिएगा। उनके जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ओके, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे और इसके बाद इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, पहले क्या था, ये अपना राजा की तरह ही रहते थे, लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह करते थे, बट कलिंग के बाद में उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया। ओके, यहाँ पर थोड़ा विवरण है वो देख लीजिए कि अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। तो ये लाइन याद रखिएगा कि राजा बनने के कितने साल बाद उन्होंने कलिंग विजय की, 8 साल बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। तो कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने धम्म पालन किया। ये जो सर्कल बनाया इसको याद रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद में, कलिंग विजय के बाद में इन्होंने धम्म पालन किया। और कलिंग विजय कब इन्होंने की है? अपने जो राजा बनने के 8 साल बाद। ओके, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। वो ये चाहते थे कि युद्ध अब समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इसके बदले उन्होंने ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। और उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर भेजा भी। ठीक है, ये देख लीजिए, धम्म संस्कृत शब्द है, धर्म का प्राकृत रूप है। ओके, अशोक धम्म क्या था? अशोक का जो धम्म है वो क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा तथा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने बच्चों को भेजा था। ऐसे कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो पशु बलि हो रही है, जो दास और नौकरों पर क्रूर व्यवहार हो रहा है, इन सब का निदान करने का उन्होंने मन बनाया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ओके, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। जो वो चाहते थे कि ऐसा ऐसा हो हमारे राज्य में, उन्होंने उन बातों को शिलालेखों पर लिखवा कर कुछ कुछ दूरी पर, कुछ कुछ जगहों पर, महत्वपूर्ण जगहों पर उनको रखवा दिया। ठीक है, जिससे आम जनता उनको पढ़कर उसका पालन कर सके। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। ओके, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे तब उन्होंने बच्चों का विवाह होता था। बच्चों के जन्म पर जब यात्राएं शुरू करते थे, वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है। ठीक है, जो अनुष्ठान है आप सभी जानते हैं भाई, उनमें एक्स्ट्रा पैसा ही जाता है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी।
ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों को अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ओके, अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब आप जो कर रहे हैं, आप जिस धर्म को मान रहे हैं उसकी प्रशंसा करना, दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये नहीं करना चाहिए। हर किसी को दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये अशोक ने बताया है, कहा है। ओके, ये देख लीजिए लिपि की आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी, बांग्ला, मलयालम, तमिल, ये बस देख लीजिए आप लोग। ये अक्षर ही है जो इतनी तरीके से लिखा गया है। तमिल में आ देखिए कैसे लिखा जाता है, मलयालम में कैसे लिखा जाता है, ब्राह्मी में तो त्रा बन गया है यहाँ का। तो ये आपकी एक्सरसाइजेस है। यहाँ पर थोड़ा सा और है, वो और थोड़ा समझ लीजिए। ये रेल मार्ग, रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। देखिए काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। और ये रोम साम्राज्य है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो इतना आप यहाँ पर समझ गए, ये पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।